नमस्कार। आज की कहानी हमारी संबंधित है सब्र से। हमारी कहानी का शीर्षक है आज का सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू सब्र के ऊपर देखिएगा। इंग्लिश में एक मुहावरा है, स्वीट आर द फ्रूट्स ऑफ एडवर्सिटी। इसका अर्थ होता है कि जिसमें धैर्यता है उसे कर्मों का फल ज्यादा अच्छा मिलता है, कर्मों का फल उसे मीठा मिलता है। अगर आप में धैर्यता नहीं है तो किसी भी काम के लिए जो आप काम करते हैं उसके लिए आप सोचते हैं कि जो आप काम आपने किया है उस काम को करने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद आपको उसकी सफलता प्राप्त होनी चाहिए। अगर नहीं होती है उस दशा में आपकी मनोदशा खराब हो जाती है। मनोदशा खराब होने का यहाँ पर उद्देश्य हमारा कहने का ये है कि आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हमारा परिणाम अच्छा क्यों नहीं आया। उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, थोड़ा सब्र रखना है। आप सब्र क्यों नहीं रख पाते, इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको डर होता है। सब्र ना रखने का जो कारण है उसके पीछे का कारण है डर। किसी भी व्यक्ति, किसी विशेष परिस्थिति, किसी विशेष समस्या, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, नैतिक हो, किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो उस समस्या में आपको डर है कि वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इस डर के कारण जो है ना, आप धीरज नहीं रख पाते हैं, धैर्य की संभावना कम हो जाती है आपके अंदर। लेकिन अगर उस दशा में अगर आप धैर्य नहीं रखते हैं तो उससे और परेशानियां बढ़ सकती हैं आपके लिए। परेशानियां ये बढ़ेगी कि वो समस्या तो नहीं सुलझ रही उस समय के लिए, लेकिन दूसरी समस्या आपके पास आ जाएगी। दूसरी समस्या क्या आएगी? आप तनावग्रस्त होंगे, और तनावग्रस्त होने का परिणाम क्या आएगा आपके पास? आप मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से बीमार पड़ सकते हैं, है ना? तो ये हानि होती है उससे। आप धीरज नहीं रख रहे हैं किसी परिस्थिति में, अगर आप उलझे हैं उसमें, अगर आप धीरज नहीं रख रहे हैं तो आप मानसिक तरीके से, शारीरिक तरीके से आप बीमार हो जाएंगे। तनाव मुक्त नहीं हुए, बीमार हो गए, ये हानि हो रही है आपके साथ। और सॉल्यूशन जो है, उस समस्या का जो समाधान है वो उचित तो मिलने का बिल्कुल आप संभावना रख ही नहीं सकते। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सही हो। सही किस तरीके से? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से आपका सबल होना, कैपेबल होना बहुत जरूरी है किसी कार्य को करने के लिए। जब आप खुद सही नहीं रहोगे तो किसी कार्य विशेष का परिणाम अच्छा आपके पास आए, ये आप कैसे सोच सकते हो? कैसे आप वो एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि जो कार्य आपने किया है वो उसका रिजल्ट जो है, उसका परिणाम जो है वो बेहतर आपको प्राप्त हो? जब आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपने आपने धीरज नहीं रखा अपने अंदर, आप तनाव मुक्त हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तनाव मुक्त नहीं हो पाएंगे, आप बीमार रहेंगे लंबे समय तक के लिए। लंबे समय तक बीमार रहेंगे तो उसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? आप निकालोगे ना। अगर समस्या आपकी है तो समाधान आपको निकालना है। समाधान आपको निकालना है तो इसके लिए आपको हमेशा सही रहना पड़ेगा। और सही रहने के लिए जरूरी है कि आप धीरज आपको रखना पड़ेगा अपने अंदर। थोड़ा धीरज अपने अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। अगर धीरज आप में है तो इस कहानी को आप, आगे जो मैं कहानी बताने वाली हूँ उसको आप सुनिएगा। धीरज का फल बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। एक विशेष बात और, अगर कोई व्यक्ति, कोई विशेष परिस्थिति, कोई विशेष समस्या आपसे सुलझ नहीं रही, उसमें अगर आप धीरज रखते हैं ना तो आप पाएंगे कि उस समस्या में आप बहुत कुछ सीखेंगे। धीरज रखने के स्थिति, धीरज जब रखेंगे ना तो उस क्रम में आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपको लगेगा कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता था, मैंने इस परिस्थिति से, मैंने इस व्यक्ति से, मैंने इस परिस्थिति से बहुत कुछ सीख लिया, मुझे सीख मिली है। ये बहुत अच्छी बात है, एक लेसन मिलता है आपको, है ना? तो आप सब्र रखते हैं तो उसके फायदे हैं, नुकसान कहीं से नहीं है। और सब्र नहीं रखते हैं तो उसके तो नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जिस समस्या के लिए आप सब्र नहीं रख रहे हैं, एक तो आपके अंदर, आपके मन के अंदर डर है ना। आप सब्र क्यों नहीं रख पा रहे हो? क्योंकि आपके मन के अंदर किसी न किसी परिस्थिति को लेके, व्यक्ति को लेके, किसी उलझन को लेके, किसी समस्या को लेके डर पैदा हो गया है जो खत्म नहीं हो रहा। और उस कारण से क्या है ना कि आप धीरज नहीं रख पा रहे हो, सब्र नहीं रख पा रहे हो। तो वो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि आपका जो डर है, आपके डर का आपके दिल से डायरेक्ट कनेक्शन है। ये आगे चलकर दिल की बीमारी का एक नया रूप ले सकता है। अगर आप में सब्र की कमी है, आप घबरा जाते हो किसी परिस्थिति में तुरंत, ये तो बहुत टफ है, ये नहीं हो सकता, ये काफी हैट्रिक है, ये पल्ले नहीं पड़ रहा, हैट्रिक है, टफ है, पल्ले नहीं पड़ रहा, बहुत जटिल है, कठिन है, कह देना सभी सही है, गलत तो कहीं से नहीं है। बहुत सारी समस्याएं होती है, कठिन होती है, जटिल, लेकिन आप धीरज रखें तो उसको आप सही कर सकते हैं, आप खुद ही सही कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप धीरज ना रखें तो वो समस्या तो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन आपको ज़रूर कुछ हो जाएगा। मेरे कहने का ये यहाँ पे अर्थ था, उद्देश्य था। तो ये जो दिल की बीमारी है, इसका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे है? इसका दिल का हमारा हमारा जो दिल का बीमारी जो होता है, वो 100% बीमारी किससे होती है? डर के कारण होती है। जो लोग डरपोक होते हैं, जिनमें हिम्मत की कमी होती है, उन्हें दिल की बीमारी ज़्यादा होती है। और ये जो है अधीरज, धीरज ना रखना, अपने अंदर धैर्य ना रखना, ये एक प्रकार का डर है। आप देखें इसको तो एक प्रकार का कहीं ना कहीं ये डर है, और इस डर को बाहर निकालना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि डर जो है एक बीमारी है। नॉर्मल डर सही है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष किसी परिस्थिति से, किसी व्यक्ति से, किसी उलझन से अगर ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो एक बीमारी है। आप समझे उसे बाहर करें अपने आप से। डर बहुत बड़ी बीमारी है, जिसे निकालना जरूरी होता है समय के साथ। इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। आप उसको सुलझा नहीं सकते, सुलझा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी जानकारी लेने के लिए, उसके सुलझाने के तरीके सीखने पड़ते हैं। उसके लिए आपको धीरज रखना पड़ता है। जी, तो आज की कहानी का जो हमारा शीर्षक है, अब हम लेंगे उसको। उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा ओवरव्यू होना सही होगा। ये ओवरव्यू था हमारा आज का, धीरज के ऊपर, धीरज से होने वाले फायदे नुकसान। अब आगे कहानी में बढ़ेंगे हम। एक बार की बात है, एक शिक्षक और एक शिष्य, एक शिक्षक और शिष्य की कहानी है आज की। दोनों थे, तो कक्षा में और भी सारे बच्चे थे, लेकिन वो जो शिक्षक थे, वो एक विशेष बच्चे को हमेशा ताना मारा करते थे। किस बात के लिए ताना मारा करते थे? वो बच्चा थोड़ा बचपन से थोड़ा हकलाता था, सही से बोल नहीं पाता था। वो जो शिक्षक थे, वो बार बार उसे क्लास में, बाहर, कहीं जहाँ कहीं उसे 4 लोगों के बीच देखते थे, उसे ताना मारते थे। इसलिए ताना नहीं मारते थे, ताना मारने के पीछे उनका कोई निगेटिव सेंस नहीं था। उनका ये उद्देश्य नहीं था कि इस बच्चे को नीचा दिखाना है। उनका एक मोटिवेशन था उसके पीछे। वो सोचते थे कि मैं कहीं ना कहीं इसे कुछ बोलूं, कुछ इस तरीके से मैं इसे ट्रीट करूं कि इसे बुरा लगे, तो कहीं अपने आप में सुधार लाए। क्योंकि हकलाता भी बच्चा तभी है ना, जब उसके अंदर डर होता है। ये भी एक प्रकार की बीमारी है। आप किसी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा डर है, तो संभवतः अधिकांश जो हकलाना होता है वो जेनेटिक भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना, वो जन्म से हकलाते नहीं हैं। कुछ लोग जन्म के बाद कुछ दिनों तक बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनमें ये समस्या आप देखना शुरू करेंगे कि कुछ दिनों के बाद वो हकलाना शुरू करते हैं। वो हकलाना डर के कारण होता है, किसी विशेष कारण से मन में डर बैठ गया, जिसके कारण आप हकलाना शुरू किए और हकलाते रह गए लंबे समय तक, तो वो आपकी आदत में शामिल हो गया, फिर आप हकला रहे हैं। तो वैसे बच्चों के लिए है। तो वैसे बच्चों में से एक वो बच्चा था। पहले वो सही था, लेकिन कुछ दिनों के बाद शिक्षक ने उसे देखा कि उसमें ये गुण आ गया है, वो हकलाता है। और लंबे समय तक हकलाने के बाद उसमें ये परिस्थिति ऐसी बन गई थी, उसकी आदत, कि वो हकलाता था। जब भी बोलता था वो हकलाता था। तो शिक्षक हमेशा उसे जब भी जहाँ देखा करते थे, उसे ताना मारा करते थे। ताना इसलिए मारते थे ताकि वो अपनी आदत में सुधार लाए। एक समय ऐसा होता है कि जब वो अपनी रिश्तेदारों के साथ, जब वो बच्चा अपने घर पे होता है, शिक्षक वहीं पहुंचते हैं और उनके माँ बाप से बात करते हैं। बच्चा भी वहीं होता है। उसी क्रम में, बातचीत के क्रम में, शिक्षक उनके माँ पापा को से बताते हैं ये बात कि ये जो बच्चा है, इसमें जो ये हकलाने की जो टेंडेंसी आ गई है, पहले तो नहीं थी, मैंने कुछ दिनों से इसमें वॉच किया है, इसमें ये टेंडेंसी आ गई है। फिर माँ पापा कहते हैं कि ये जो टेंडेंसी है, मैंने भी इसे वॉच किया है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसमें सुधार आए, लेकिन नहीं आ रहा सर। मैं क्या करूँ, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ। माँ कहती है कि सर, मैं घर में भी बहुत समझाती हूँ, बेटा ऐसा मत बोला करो, किस बात का डर है तुम्हारे अंदर, निकालो उसको, बताओ, हम लोगों से बताओ, आखिर डरते किस चीज़ से। फिर नहीं बताता है वो बच्चा, वो बताता ही नहीं है इस बात को। लेकिन माँ पापा इस प्रयत्न को करना नहीं छोड़ते हैं। वो बेटा से हमेशा पूछते हैं, उसे प्यार से पूछते हैं, कभी समझाते हैं, शिक्षक भी समझाते हैं। धीरे धीरे ये क्रम चल रहा था। अंततः क्या होता है कि माँ बाप घर में थक जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने बहुत समझा लिया, मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली एक करके, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मुझसे नहीं होना है, मैं अब और नहीं समझा सकता इसको। पापा काफ़ी गुस्सा होते हैं। पापा को लगता है कि सर जानबूझकर ये सब कर रहा है। उन्हें ये बात लगती है क्योंकि पहले वो नहीं ऐसा हकलाता था। उसमें कुछ दिनों के बाद ये
ये स्थिति आ गई थी, ये टेंडेंसी बन गई थी कि वो हकलाने लगा था। फिर माँ जो है इस परिस्थिति को समझती है कि शायद बच्चे के साथ कोई परिस्थिति, कुछ प्रॉब्लम है, कोई समस्या ऐसी है जिसके कारण ये हकला रहा है। माँ समझाती है अपने तरीके से, पूरा अपना देती है, संपूर्ण उसमें सहयोग देती है ताकि हमारा बच्चा सही हो जाए। लेकिन बेटा हकलाना नहीं बंद करता है। सब लोग ने एक-एक करके ये छोड़ दिया कोशिश करना, क्योंकि बच्चे में कोई सुधार नहीं आ रहा था। अब देखिए, जो शिक्षक हैं उन्होंने नहीं छोड़ा, वो प्रयत्न जारी रखा उन्होंने, और जहाँ मिलते थे उसे टोकते थे। स्कूल, जो बच्चा था वो दिन भर तो विद्यालय में अपना समय बिताता था, तो स्कूल में जो शिक्षक थे वो उसे जो दिन भर का समय था ना, उन्हें अच्छा खासा समय मिल जाता था, वो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करते थे। और प्रयत्न करते करते इस क्रम में क्या होता है कि स्कूल से एक शिक्षक होने के नाते उनके प्रिंसिपल द्वारा उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उनका जो था उस बच्चे के प्रति कुछ ज़्यादा लगाव बढ़ गया था, जिस कारण से वो क्या करते थे ना, क्लास में पढ़ाई का जो होता था ना, थोड़ा समय कम हो गया था उस बच्चे के कारण से, क्योंकि क्लास में जब वो पढ़ाने जाते थे तो उस बच्चे पर ध्यान उनका ज़्यादा रहता था। उसे सुधारने के क्रम में उनका ध्यान ज़्यादा होता था सिवाय क्लास में पढ़ाने के। वो सोचते थे कि मेरे कारण अगर ये एक बच्चा अगर सही हो गया तो ये हमारे जीवन का कहीं न कहीं एक छोटा-सा सफलता होगा। तो वो इस बात को सोचकर उसे अपना प्रयत्न उसके क्रम में छोड़ते नहीं हैं, जारी रखते हैं अपना ये क्रम, उसे सहयोग करने का, उसे सहयोग देने का कि ये कैसे भी हकलाना बंद कर दे। अंततः क्या होता है कि शिक्षक को जब स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था प्रधानाध्यापक के द्वारा, तो उस क्रम में जो बच्चा है उसे बहुत बुरा लगा। वो फिर से डर गया, लेकिन शिक्षक ने उन्हें समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, मैं स्कूल से निकला हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, मैं दूसरा स्कूल पकड़ लूँगा, मैं वहाँ पढ़ाऊँगा और मैं आपसे अभी भी मिल सकता हूँ। वो फिर भी उस बच्चों से मिलते हैं। उसने अब उनके माता-पिता से घर पे जाकर बात किया, और माता-पिता से बात करने के बाद वो उसको घर पर जाते थे प्रशिक्षण देने के दौरान, और प्रशिक्षण देने के दौरान उन्होंने काफ़ी सारा उसमें सुधार धीरे-धीरे कर लिया। और इस क्रम में उन्होंने दूसरा स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था जहाँ वो पढ़ा रहे थे। खाली भी वो नहीं बैठते थे। शिक्षक बहुत ही डिवोटेड टाइप के टीचर थे वो, बच्चों के लिए। तो वो बच्चा जो होता है धीरे-धीरे अब उसमें सुधार आ रहा था। और एक समय ऐसा आता है कि जब स्कूल में एक एक क्यूज़ रखा जाता है, स्पीच का होता है वो, और उसमें वो बच्चा अपना देता है, अपना परफॉर्मेंस देता है, और वो अच्छा प्रदर्शन करता है, और अच्छा प्रदर्शन करने के दौरान वो फर्स्ट प्राइज जीतता है। अंततः वो सफल हो गया था बोलने में और अच्छे से बोल पा रहा था। अब उसका हकलाना धीरे-धीरे खत्म हो गया था। तो देख सकते हैं कि एक जो डेडिकेशन है ना उस टीचर का, डेडिकेशन और सब्र, सब्र सबसे ज़्यादा इसमें। माता-पिता ने साथ छोड़ दिया। अन्य जो उसके साथी संगी थे, सभी ने उसके हकलाने के कारण उसका साथ छोड़ दिया था इस स्कूल के दिनों में। लेकिन एक शिक्षक ने उसका साथ नहीं छोड़ा। एक शिक्षक साथ नहीं छोड़े, और साथ तब तक देते रहे जब तक कि उसके हकलाने में सुधार नहीं आया। और अंततः जब सुधार आ गया, तो जब वो परफॉर्मेंस अच्छा दिया स्कूल में, उसके बाद माता-पिता भी खुश हुए, और स्कूल के जितने सारे अच्छे बच्चे थे वो उससे दोस्ती करने लगे धीरे-धीरे। उन्हें लगा कि हमें दोस्ती करना चाहिए इससे। फिर जब उसकी दोस्ती बढ़ गई बच्चों के बीच, अब वो अच्छे से बोलने लगा था। उसके बाद वो स्कूल में भी, पहले क्या था कि पढ़ने में वो अच्छा बच्चा था, लेकिन हकलाने के कारण क्या था कि बहुत सारी चीज़ों में वो पीछे रह जाता था। उसके मार्क्स कम आते थे स्कूल में, जो भी वाइवा वगैरह होता था, जो भी बोलने का जहाँ प्रदर्शन होता था ना, वहाँ पे वो बोल नहीं पाता था अच्छे से, तो इस वजह से भी उसके कई बार मार्क्स एग्ज़ाम्स में, परीक्षा में कम हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब उसे पढ़ाई में भी, स्कूल के क्लासेस वाले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें भी अच्छे मार्क्स आने लगे। और धीरे-धीरे देखिए कि हकलाने का जो समस्या था वो तो सुलझ ही गया, और स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आने लगे। दूसरी भी समस्या सुलझी, एक समस्या सुलझी, दूसरी भी सुलझी, और तीसरी समस्या ये सुलझी कि माता-पिता जो परेशान थे वो समस्या भी सुलझ गई। और सबसे बड़ी यहाँ पे सफलता ये बात थी कि जिस शिक्षक ने इतना अपना दिया था संपूर्ण उसके पीछे, उन्हें बड़ी खुशी मिली। उन्हें लगा कि मैं सफल हुआ, ये मेरी सफलता है। उनकी बहुत बड़ी सफलता थी वो, है ना? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप में धीरज है, अगर आप में सब्र है, तो आप सब्र के दम पर कुछ भी कर सकते हो। अगर आप मेहनत करो और सब्र रखो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए।
असंभव को संभव बनाना मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। सब्र के कितने सारे फायदे हैं आपने देख लिया इसमें। जी, आज की हमारी ये छोटी सी कहानी थी। इस कहानी के अंतर्गत आपने समझा कि सब्र अगर आप करते हैं तो उससे जो फायदे होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक समस्या को नहीं सुलझाते, एक के साथ कई समस्या को सुलझा देते हैं। थोड़ा सब्र रखना जरूरी होता है जीवन में। आपके साथ भी कोई ऐसी परिस्थिति है, आप किसी व्यक्ति विशेष के कारण फंसे हैं किसी परिस्थिति में, या व्यक्ति हो, कोई परिस्थिति हो, कोई समस्या हो, कोई काम हो जो नहीं हो रहा है समय पे, उस काम करने के बाद समय पे उसका परिणाम एक निश्चित अंतराल में नहीं मिल रहा है, तो उसमें उलझने का कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सारा उसमें अधीरज नहीं रखना है, धीरज रखना जरूरी है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसमें थोड़ा सा समय दीजिए, वो मिलेगा आपको। अगर वो नहीं मिला तो भी अधीरज मत हो। अगर वो नहीं मिला तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ मिल जाएगा। हाँ, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ मिल जाएगा। धीरज का ये महानता होता है कि अगर आप जिस समस्या में फंसे हो उसके लिए अगर आप धीरज रखते हो ना, तो अगर वो नहीं मिलता है मेहनत करने के बाद, धीरज रखने के बाद, उससे बढ़िया कुछ मिलेगा आपको। इसका मतलब ये, तो धीरज रखना जरूरी होता है, आप धीरज रखें। जी, आज की हमारी छोटी सी यही कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, और इससे मैं एक और वीडियो बनाती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है। अपने आप में बदलाव करना जरूरी होता है समय के साथ। आप भी बदलाव करें, हमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है, हमें सबको बदलाव करने की ज़रूरत है। बदलाव प्रकृति का एक अच्छा नियम है जो होता रहना चाहिए समय के साथ, है ना। ये आज की हमारी कहानी थी। थैंक यू। कैसा लगा आप सभी को? थैंक यू सो मच।